जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन और कृषि वाला जो अध्याय है वो हम भू संसाधन को अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं कृषि एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज का अपना टॉपिक है भारत में फसल ऋतुएं, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। एक चीज आपको बताऊं, ये चैप्टर बहुत ही सरल है, आसान है। इस चैप्टर को मैं कई पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूं इस चैप्टर को आप बारीकी से समझें, क्योंकि आने वाले समय में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को, भारत में फसल ऋतुएं। सबसे पहले ये जानिएगा, भारत के उत्तरी और आंतरिक भागों में, यानी उत्तरी भारत और जो आंतरिक भाग है भारत के, वहां पर फसल ऋतुओं को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। अर्थात उत्तरी भारत में फसल ऋतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक प्रकार आता है खरीफ, दूसरा आता है रबी और तीसरा आता है जायद। ये वो सरल सा टॉपिक है जो हम छोटी क्लास से ही समझते आ रहे हैं। तो उत्तरी भारत में गौर कीजिएगा, उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं या भारत के आंतरिक भागों की। तो 3 पार्ट हो गए, खरीफ, रबी और जायद। अब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है। तो इसका जो टाइम है वो है जून से सितंबर। जून से सितंबर के मध्य ही इस फसल का उत्पादन है वो लिया जाता है। और किस टाइम? जब भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ जून से सितंबर के मध्य है वो खरीफ फसल का प्रोडक्शन है वो इंडिया में लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद है हम कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर की बात करते हैं। इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुख्यतः 1 जुलाई से 30 जून का जो टाइम पीरियड होता है उसे एक कृषि वर्ष कहा जाता है। कृषि वर्ष का निर्धारण अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जलवायु के अनुसार रखा जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जब भारत में आगमन होता है जून से सितंबर के मध्य, तब खरीफ की फसल बोई जाती है। और इस टाइम जो फसल बोई जाती है, क्योंकि गर्मी का टाइम है ये, तो वो होती है उष्ण कटिबंधीय फसलें। तो खरीफ के अंदर कौन सी फसलें आती है? उष्ण कटिबंधीय फसलें। आप समझते हो उष्ण कटिबंधीय का मतलब जहां का टेम्परेचर है वो थोड़ा अधिक होता है, गर्मी का जो मौसम होता है। प्रमुख फसलें आपको याद रखनी है, चावल हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, जिसे तूर भी कहा जाता है। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। और इस टाइम उष्ण कटिबंधीय फसलें चावल, कपास, जूट, जवार, बाजरा, अरहर है, इस प्रकार की फसलें हैं वो बोई जाती है। ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो तो इन फसलों को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। शहरी क्षेत्र के बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कुछ फसलों के बारे में उनको जानकारी है वो नहीं हो। तो आप जरूर गूगल बाबा की हेल्प लीजिएगा और उन फसलों के डायग्राम हैं वो जरूर देखिएगा। भी जूट है वो कैसी फसल है, जवार है वो कैसी फसल है। इमेज अगर आप देख लोगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो हुआ खरीफ की फसल। दूसरी फसल की बात करें जो ऋतु की, वो है रबी, जिसका टाइम पीरियड है अक्टूबर से मार्च। ये सितंबर तक का टाइम माना है मोटा मोटा हमने। उसके बाद अक्टूबर से मार्च के समय में रबी की फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई है वो कर ली जाती है। यहां गर्मी सहन करने वाली यानी उष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती है खरीफ के दौरान, और जबकि यहां पर कम टेम्परेचर सहन करने वाली अर्थात शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं वो बोई जाती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, राई, तोरिया, तारामीरा, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं।
तो खरीफ की फसलें उष्ण कटिबंधीय हैं और रबी की फसलें हैं वो शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की फसलें होती है। आपको जरूर कहना चाहूंगा इन फसलों के जो यहां उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं उनको आप अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी आ सकता है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल नहीं है, कब बोई जाती है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जून से सितंबर, ये अक्टूबर से मार्च एक लंबा टाइम पीरियड है इसके लिए। तीसरे प्रकार की जो फसल ऋतु है वो है जायद, जिसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है, अप्रैल से जून की बात आती है। और ये अल्पकालीन जो ग्रीष्मकालीन है वो फसलें हैं। आप देखेंगे यहाँ ये भी गर्मी का टाइम है, जून तो पूरा पीक पर होता है, जून जुलाई का टाइम गर्मी का, उस जून वाली गर्मी से थोड़े से पहले वाले टाइम यानी अप्रैल से जून के मध्य अल्पकालिक यानी थोड़े टाइम के लिए ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं वो बोई जाती हैं। जरूरी नहीं किसान इनको बोए। ये तीसरे प्रकार की तो तब होती है जब एक कृषि वर्ष में किसान 3 फसलें लेता है, वरना इंडिया में मुख्यतः 2 ही प्रकार की फसलें ली जाती है, एक रबी की और एक खरीफ की। जो समझदार जागरूक किसान है वो जायद की फसल का प्रोडक्शन भी लेता है। और ये रबी की जब कटाई हो जाती है, इस फसल की जब कटाई हो जाती है तब इस फसल का जो लाभ है वो किसान लेता है। इसके दौरान खेतों में तरबूज, खीरा, ककड़ी यानी जो सब्जियां हैं, फल है, जो चारा वाली जो फसलें होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आप समझ गए उत्तरी भारत और भारत के आंतरिक भागों में फसल ऋतु के 3 प्रकार, बार बार बोल रहा हूं, खरीफ, रबी और जायद। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके अच्छे से दिमाग में फीड हो जाए। बहुत सिंपल सा, साधारण सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, कौन सी खरीफ की फसल, कौन सी रबी की फसल और कौन सी जायद की फसल है। तो यहां क्लियर कीजिएगा, ये तो था भारत में फसल ऋतु का वर्गीकरण, लेकिन किस एरिया का? उत्तरी भारत का। मुख्यतः हम उत्तरी भारत के हिसाब से यहां अब तक बात कर रहे थे, लेकिन अब आप ये सोचेंगे तो फिर दक्षिणी भारत में क्या सिस्टम है? तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भारत के अंदर यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में इस प्रकार का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है वो नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अब जरूर आपके दिमाग में एक प्यारा सा प्रश्न आएगा, सर ये तो बता दीजिए भी ऐसा क्यों नहीं होता। तो अब जानिएगा भी दक्षिणी भारत में इस प्रकार का फसल जो ऋतु वाला जो सिस्टम है खरीफ, रबी, जायद वाला, वो क्यों नहीं अपनाया जाता है या क्यों नहीं हम उसको बांट सकते। इसका प्रमुख कारण है भी यहां दक्षिणी भारत में वर्ष भर उच्च टेम्परेचर है वो पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है, जो कि उष्ण कटिबंधीय फसलों की बुआई में सहायक होता है। देखिएगा यहां पर उष्ण कटिबंधीय फसलों के दौरान कौन सी फसल बोते हैं हम? खरीफ की फसल बोते हैं उत्तरी भारत में। तो जबकि दक्षिणी भारत के अंदर भी साल भर उच्च टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए वहां पर ये उष्ण कटिबंधीय प्रकार की फसलें ही बोई जाती है। बस इतना ध्यान रखना होता है भी इसके लिए पर्याप्त नमी है वो होनी चाहिए, यानी पानी की व्यवस्था फसल के लिए होनी चाहिए। कुएं, तालाब, नलकूप, किसी तरीके से इरिगेशन वहां पर हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो दक्षिणी भारत में जहां पर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर एक कृषि वर्ष में एक ही फसल गौर कीजिएगा 3 बार उगाई जा सकती है। यानी जब खरीफ का, उत्तरी भारत के हिसाब से समझे, जो खरीफ का टाइम है उस टाइम भी उष्ण कटिबंधीय फसल अर्थात जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, जवार हो गया, मूंगफली हो गया, ये फसल बोई जा सकती है। तो उत्तरी भारत में खरीफ के टाइम जब चावल बोया जाता है तो दक्षिणी भारत में भी चावल, मक्का, ये चीजें बोई जा सकती है। जब रबी में उत्तरी भारत में ज्यादा गेहूं जो या इनमें से कोई बोया जाता है तो उस टाइम वहां पर भी पुनः दोबारा चावल का बीजांत है वो किया जा सकता है। और सेम जब उत्तरी भारत में जायद प्रकार की फसल बोई जा रही है
जायद ऋतु आती है तो उस टाइम भी दक्षिणी भारत में चावल है वो बोया जा सकता है। इसका मतलब ये है, यानी एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार बोई जा सकती है। 3 बार यानी साल में 3 फसल चावल की लगातार ली जा सकती है। मक्का की, रागी की, ज्वार की, मूंगफली की, यानी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जो भी फसल है वो दक्षिणी भारत में साल भर है वो ली जा सकती है, उसका प्रोडक्शन है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे भी दक्षिणी भारत में इस प्रकार के फसल ऋतुओं का जिक्र हम नहीं करते। अगर आपने आज तक पढ़ा है तो मुख्यतः ये जो क्लासिफिकेशन है ये भारत के अंदर मोस्टली उत्तरी भारत की बातें होती है, खरीफ, रबी और जायद को लेकर। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, यानी क्रॉप का सीजन कौन कौन सा है, खरीफ, रबी और जायद। जून सितंबर ध्यान रखिएगा अच्छे से, और अक्टूबर मार्च इसका, और इसका अप्रैल से जून, और उसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, नोट्स आप बना ही रहे हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ जिक्र करें रोज भी, बता खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर हम पढ़ेंगे आज कृषि के प्रकार। चलिए अब समझते हैं अपने भारत में कृषि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से यहां से निकल सकता है। तो आप पहले तो ये जानिए जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है यानी कृषि के जो प्रकार है इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है यानी बांटा गया है। तो वो आधार है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, नमी के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, यानी खेत को जो पानी है वो नमी है वो कहां से मिल रही है। तो नमी के उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि के 2 वर्ग हैं, 2 प्रकार हैं। एक है सिंचित कृषि और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि, जिसे बरानी कृषि भी कहा जाता है। तो अच्छे से गौर कीजिएगा, नमी के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि के 2 वर्ग हैं, एक सिंचित कृषि और दूसरा वर्षा निर्भर कृषि। यानी खेत में या तो हम सिंचाई कर रहे हैं नमी उपलब्ध करवाने के लिए, या बारिश का जो पानी उपलब्ध हो रहा है जब बारिश की ऋतु होती है। हो गया इतनी बात। अब चलते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। पहले बात करते हैं सिंचित कृषि की। अब सिंचित कृषि को भी आगे बांटा गया है। अब पहले बात वही आ गई, किस आधार पर बांटा है भाई? तो वो आधार है सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर। सिंचाई आप कर रहे हो, इरिगेशन आप कर रहे हो, अर्थात खेत में आप पानी लगा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचित कृषि के 2 प्रकार हैं, रक्षित सिंचाई कृषि यानी प्रोटेक्टिव, और दूसरी उत्पादक सिंचाई कृषि यानी प्रोडक्टिव। तो एक प्रोटेक्टिव है और दूसरा प्रोडक्टिव है। तो 2 आधार है सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचाई कृषि के 2 वर्ग हो गए। अब बात करें रक्षित यानी प्रोटेक्टिव। नाम से ही क्लियर हो रहा है भी रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करना है। किसका? फसल का। किसके लिए? पानी के लिए। गौर कीजिएगा, तो नमी की कमी से फसलों को नष्ट होने से बचाना। जब आप खेत को, फसल को नष्ट होने से बचाना चाहते हो, वो कब? जब उसमें नमी की कमी आ रही है। तो खेत में, फसल में आप नमी की कमी नहीं आने देते हो, तब वो कहलाती है रक्षित सिंचाई कृषि। अब नाम सिंचाई है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करनी पड़ेगी। तो वर्षा जल की कमी है वो किससे पूरी करते हैं? हम सिंचाई द्वारा पूरी करते हैं। तो उद्देश्य में आ गया ना फर्क। अब आप समझिए, सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर आप यहां सिंचाई कर रहे हो, किस उद्देश्य से?
खेत को यानी फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए, ताकि नमी कम नहीं हो जाए, तब वो कहलाती है रक्षित यानी प्रोटेक्टिव सिंचाई कृषि कहलाती है, इरिगेशन एग्रीकल्चर। दूसरा आता है उत्पादक इरिगेशन यानी प्रोडक्टिव इरिगेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या है? इसमें है फसलों को जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। एक तो आप इसलिए ये सिंचित कृषि कर रहे हो ताकि फसल खत्म नहीं हो जाए, भाई इतना पानी तो उसको दो, और एक क्या कर रहे हो, उस फसल को अधिक पानी देकर आप क्या करना चाह रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, यानी फसल है वो और ज्यादा हो आपकी। तो फसलों को जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना वो कहलाता है उत्पादक सिंचाई कृषि। एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, यहां पर तो इतना ही पानी दे पाते हैं हम भी फसल खराब नहीं हो। इसका मतलब उत्पादक सिंचाई कृषि में यहां जो पानी यानी रक्षित सिंचाई कृषि में जो पानी दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा पानी है वो फसलों को इस उत्पादक सिंचाई कृषि में दिया जाता है। तो इसमें जल की मात्रा रक्षित सिंचाई की तुलना में अधिक होती है। तो समझ गए आप, कृषि के नमी के उपलब्ध स्रोत के आधार पर दो, सिंचित कृषि और दूसरा वर्षा निर्भर यानी बरानी कृषि। सिंचित कृषि है वो उद्देश्य के आधार पर भी, हमारा सिंचाई का उद्देश्य क्या है उस आधार पर दो, रक्षित सिंचाई कृषि फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए जो नमी यानी पानी उपलब्ध करवाते हैं वो, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पानी देना वो उत्पादक सिंचाई कृषि कहलाता है। तो ये तो हो गया सिंचित कृषि के दोनों प्रकार, प्रोटेक्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव। चलिए अब बात करते हैं वर्षा निर्भर बरानी कृषि, यानी वर्षा निर्भर इसका मतलब बारिश पर डिपेंड है भाई हम। तो कृषि ऋतु में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार पर, तो नमी की मात्रा के आधार पर ये बरानी कृषि दो प्रकार की है, शुष्क भूमि कृषि और दूसरी है आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और ये क्या हुआ, वेट लैंड एग्रीकल्चर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में अंतर बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एक बार गौर कीजिए तुरंत याद। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को समझते हैं पहले। शुष्क भूमि कृषि कहां पर होती है, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि है वो की जाती है। और यहां पर कौन सी फसलें उगाते हैं फिर हम, तो शुष्कता यानी ड्राईनेस को जो सहन कर सके, शुष्कता सहन करने वाली जो फसलें हैं वो यहां पर बोई जाती है। तो शुष्कता सहने वाली या सहन करने वाली जो फसलें हैं वो इस प्रकार के क्षेत्र में बोई जाती है। उदाहरण भी आप याद रखिएगा, जैसे रागी मोटा अनाज ही है, जैसे बाजरा है, मूंग है, चना है, ग्वार है। तो रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार है वो इस प्रकार की फसलें हैं वो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत की जाती है। और कहाँ, जहां साल के अंदर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जैसे अपना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। और ये फसलें हैं वो शुष्कता को सहन है वो कर लेती है। तो ये तो हुई ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। वेटलैंड यानी गिल्ली नमी वाली, तो गिल्ली भूमि कौन सी है, वेटलैंड भूमि की बात करें तो ये उन क्षेत्रों में होती है जहां पर अधिक वर्षा होती है, यानी 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जहां पर होती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, आर्द्र भूमि कृषि है वो करते हैं। और इसमें क्या होता है, यहां पर इस प्रकार की फसल बोई जाती है जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें हैं वो बोई जाती है, जैसे कि चावल, ज्यादा पानी चाहिए, जूट है इसको भी ज्यादा पानी चाहिए,
गन्ना है इसको भी ज्यादा पानी चाहिए। तो चावल, जूट, गन्ना है वो आर्द्र भूमि कृषि है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया भी, जो वार्षिक वर्षा है जो बारिश है वो ज्यादा होती है। तो बारिश ज्यादा होती है तो इस प्रकार के क्षेत्रों में बाढ़ की जो समस्या है वो भी रहती है। मृदा अपरदन की भी, मिट्टी हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो मृदा अपरदन की समस्या है वो भी इस प्रकार की जो भूमि होती है, जो कृषि होती है वहां पर होती है। तो अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा अपरदन होना एक आम बात है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, देखिएगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहले दो प्रकार, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर जिसे बरानी कृषि भी कहते हैं। फिर सिंचित कृषि के दो प्रकार, रक्षित और उत्पादक सिंचाई कृषि, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव हो गया। फिर वर्षा निर्भर कृषि, इसके भी दो आधार है, दो वर्ग है। ध्यान ये जरूर रखिएगा किन आधारों पर इनका वर्गीकरण जो किया गया है। तो ये भी दो टाइप की है, एक शुष्क भूमि कृषि और दूसरी आर्द्र भूमि कृषि, यानी एक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है तो दूसरा वेट लैंड एग्रीकल्चर है। बहुत ही सिंपल सा, आप इस डायग्राम को ही अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए, थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक से आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये याद हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास जिसमें हमने भारत में फसल ऋतुएं यानी क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया और साथ में कृषि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग को अच्छे से जाना। तो नोट्स फॉर्म में उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।